नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल पॉलिटी थ्रू चार्ट्स में। गाइस, हम लोग चैप्टर 14 तक कर चुके हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस तक। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, इंटर स्टेट रिलेशंस देखेंगे। तो अगर जिसको पिछला पढ़ना हो तो वो पहले के वीडियोस देख सकता है, ताकि ये वाले चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए डिले ना करते हुए हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इंटर स्टेट रिलेशंस में ज़्यादा कुछ आपको इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें तो आप सेंटर स्टेट रिलेशंस में पढ़ चुके होंगे, वही चीज़ें यहाँ थोड़ी बहुत रिपीट भी होंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को 3 मेन पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे: इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट काउंसिल्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। जब हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये किस आर्टिकल के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटी के अंदर, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से बिलोंग करता है। तो गाइज, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो है वो आर्टिकल 262 के अंदर रखा जाता है, और इंटर स्टेट काउंसिल्स जो हैं आर्टिकल 263 के अंदर हैं। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक रखे जाते हैं, और ये पार्ट 13 के अंदर कवर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में। हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी पढ़ा था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स किसी वाटर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होते हैं तो उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो या पार्लियामेंट है वो कुछ बोर्ड्स बनाती है या कुछ लॉज ऐसे बनाती है जिसके तहत उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले आता है रिवर बोर्ड एक्ट। तो पार्लियामेंट ने 2 लॉज इस प्रोविज़न को बनाने के लिए, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए मेनली 2 लॉज इनैक्ट किए। सबसे पहले था रिवर बोर्ड एक्ट। जो रिवर बोर्ड एक्ट था वो 1956 में आया, और ये देखता था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वाटर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसी के साथ साथ एक और लॉ बनाया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तो ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मेनली एम्पावर करता है कि वो इन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाए, क्योंकि जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं उसको जो सेंट्रल कोर्ट्स हैं, स्टेट कोर्ट्स हैं, वो इसको एड्रेस नहीं करते। इसके लिए पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जो वाटर ट्रिब्यूनल कहलाते हैं। अभी तक 2013 से देखा जा सके तक अगर बात करें तो 8 ट्रिब्यूनल सेट किए जा चुके हैं, और वो कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं उसको आप पॉलिटी की बुक से देख लीजिएगा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल्स की। इंटर स्टेट काउंसिल्स गाइस आर्टिकल 263 के अंदर कवर होता है, और इसमें सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशंस दी गई उसके तहत ही जनता दल गवर्नमेंट के जो लीडर थे उस टाइम पे, मीन्स जो पीएम थे, जनता दल गवर्नमेंट से बिलोंग करते थे, बीपी सिंह जी, उनके कार्यकाल में ही इंटर स्टेट काउंसिल्स जो हैं गठित हुई हैं 1990 में। तो इंटर स्टेट काउंसिल्स में जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं याद करना, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट करके लिख दिया है ताकि आपको देखने में आसानी रहे और याद करने में भी आसानी रहे। तो इंटर स्टेट काउंसिल्स में मेनली कौन कौन से मेंबर पाए जाते हैं? पीएम होते हैं जो चेयरपर्सन की तरह काम करते हैं। उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो यूटीज़ हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, अब तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी यूटी बन चुका है और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, तो उनके सीएम्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज़ नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। तो गाइस, जो जिन यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं पाए जाते वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, जैसे दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं इसके मेंबर्स बनते हैं। उसके बाद गवर्नर्स बनेंगे उस स्टेट के जहाँ पे अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे इंटर स्टेट काउंसिल वर्क करना जा रही हो, तो उस समय उस स्टेट के गवर्नर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ ही साथ होम मिनिस्टर्स के साथ साथ 6 सेंट्रल लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनको पीएम नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। पीएम जो चेयरपर्सन की तरह वर्क करेंगे, सारे स्टेट्स के सीएम, और वो यूटीज़ जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके सीएम, जिन यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नर्स ऑफ वो स्टेट्स जिनमें प्रेसिडेंट रूल है। उसके बाद 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूडिंग होंगे, और ये नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है
ये साल में एटलीस्ट 3 बार मिलनी चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ कम से कम 3 बार मिलने का प्रावधान है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में भी पढ़ा था कि जब भी मान लो दिल्ली कोर्ट का कोई ऑर्डर है किसी भी लॉ के रिगार्डिंग, तो उस लॉ को ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली स्टेट में ही वैलिडिटी मिलेगी, उस लॉ को बाकी सारे स्टेट्स जो इंडिया के हैं, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र हो, वहाँ पे भी उन लॉ को अपहेल्ड किया जाएगा। और अगर कोई स्टेट चाहे तो किसी स्टेट के लॉ की रेफरेंस पे अपने स्टेट में भी लॉ बना सकता है। तो वही चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा इन होल कंट्री। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो पॉइंट है ये इसमें कुछ आर्टिकल्स बिलोंग करते हैं, जो है आर्टिकल 301 एंड आर्टिकल 307। आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसमें आता है, और इसमें एक आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने सिर्फ उसे मेंशन किया है, बाकी आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो आर्टिकल 301 जो है ये क्या करता है, ये डिक्लेयर करता है कि जितने भी स्टेट्स हैं जब वो आपस में ट्रेड करेंगे तो उनमें आपस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे यूपी से कोई सामान मान लो जा रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यूपी की गवर्नमेंट से टैक्स नहीं मांग सकती है। तो इसी चीज़ को आर्टिकल 301 में मेंशन किया गया है, दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जोनल काउंसिल का। तो जैसे इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई गई है स्टेट लेवल पे, उसी तरीके से जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनको आपस में कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उनको नाम दे दिया गया है, इसी को बोलते हैं जोनल काउंसिल्स। ये क्या है, ये मेनली स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, यानी स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हुआ कि कोई एक्ट के अंदर ये बनाई गई हैं। 21 एक्ट के अंदर बनाई गई हैं, इसको रिमेम्बरेंस में रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसके तहत जोनल काउंसिल्स जो है पार्लियामेंट ने के इस एक्ट के तहत जोनल काउंसिल्स को बनाया गया है। अब ये एक्ट क्या करता है, कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं उनको 5 जोन्स में डिवाइड करता है, जिसमें आते हैं नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। ठीक है, नॉर्दर्न में, सेंट्रल में, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न में कौन से जोन्स में कौन से स्टेट्स आते हैं ये आप लक्ष्मीकांत की बुक में देख लीजिएगा। एक बार बस आप आइडिया ले लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, बहुत बड़ा स्लाइड हो जाती है, इसलिए मैंने हर एक स्टेट को यहाँ पे नहीं लिखाया है। ठीक है, आप उसको बुक से रेफर कर लीजिएगा। अब ईस्ट जोनल काउंसिल्स में भी कुछ मेंबर्स होते हैं जिनसे जोनल काउंसिल बनती है, चाहे वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हो चाहे वो सेंट्रल हो और बाकी सब। ठीक है, तो हर जोनल काउंसिल के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ईस्ट जोनल काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं, होम मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, सीएम्स होंगे सारे स्टेट्स के, जो भी मान लीजिए नॉर्दर्न स्टेट की बन रही है जोनल काउंसिल, तो नॉर्दर्न स्टेट में जितने भी नॉर्दर्न जोन में जितने भी स्टेट्स आएंगे उसके सारे चीफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे इस जोनल काउंसिल के फॉर्मेशन में। ठीक है, उसके अलावा 2 अदर मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे ईच स्टेट से, जो उस जोन से बिलोंग करते होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे ईच यूटीज़ के, यानी यूनियन टेरिटरीज़ के, जो उस जोन में आते होंगे। और इसमें एक मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो होम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो ये जो 5 जोनल काउंसिल हैं, यानी नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, इन 5 जोनल काउंसिल को मिला के एक मेन उसका चेयरमैन होता है, वो होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको नोट में डाल दिया है। उसके बाद एक अलग से भी काउंसिल बनाई गई, वो उस टाइम पे नहीं बनाई गई थी 1956 पे, वैसे तो बना देना चाहिए था लेकिन ठीक है बाद में बनाया, कोई नहीं, बट बनी नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल। ये मेनली नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स को गवर्न करने के लिए बनाई गई थी, और ये भी एक एक्ट के तहत बनाई गई जो था नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, इसमें हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स आते हैं, जैसे असम, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, एक आध नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो अच्छे से रिवीजन करिए, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी भेज सकते हैं। गाइस, आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैप्टर्स की अपडेट लगातार मिलती रहे।